नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम नई खेल नीति को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत के खेल शक्ति बनने की संभावनाओं की। नई खेल नीति क्या कुछ कहती है, उससे क्या कुछ बदलाव आने वाला है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकार किया। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों को सहयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रणाली देना इसका उद्देश्य है। खेल प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ग्रामीण, शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना भी लक्ष्य है। राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और प्रबंधन को बढ़ाना इसकी प्राथमिकता है। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने का प्रयास भी होगा और इसका उद्देश्य देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञों के माध्यम से। पूनम बेनीवाल, वरिष्ठ विकास अधिकारी, टॉप्स भारतीय खेल प्राधिकरण, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ पद्मश्री सुनील डबास भी हैं, राष्ट्रीय कोच रह चुकी हैं महिला कबड्डी टीम की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ MS त्यागी हैं, सचिव तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी, आपके लिए भी ताली बजनी चाहिए। पूनम जी, आप तो लगातार पहले से ही टॉप्स के माध्यम से जो है उस प्रक्रिया की अंग बनी हुई है काफी समय से, जिससे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है और नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उस कोशिश को कितना बल मिलेगा नई खेल नीति से? जो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जिसका अभी 1 जुलाई को जब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, अगर ये पुरानी पॉलिसी और इस पॉलिसी में आप कंपेयर कीजिए, आज के दिन 5 पिलर्स हैं मेन, लाइक एक्सीलेंस एज ग्लोबल स्टेज। अब ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंस के लिए गवर्नमेंट का यही प्रयास है कि एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, साइंटिफिक सपोर्टेड एंड यू कैन से IT मैनेज्ड, ये सब ढांचे को तैयार करके ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्मेंस लेके आना है। उस सेंस में आपको नेशनल फेडरेशंस को भी कन्विंस करना है, आपको एथलीट सेंट्रिक काम करना है, उसके लिए टॉप्स, टैग, खेलो इंडिया स्कीम्स हैं। देन जो कोचिंग का है उसका फ्रेमवर्क के लिए है। दूसरा पिलर है उसका स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में होता है, वर्ल्ड क्लास इवेंट होता है, और टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, इकोनॉमिक्स को भी बढ़ावा देगा, और यू कैन से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। फिर है स्पोर्ट्स फॉर यू कैन से सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आप जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड है, या फिर यू कैन से कि जो पैरा गेम्स हैं, वुमेन हैं, ट्राइबल एरिया के खिलाड़ी हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा एक तरह से, और उसको स्ट्रेंथन करने का इसमें प्रोविज़न है। देन देयर इज़ लाइक प्रोविज़न फॉर मास मूवमेंट एंड पब्लिक मूवमेंट थ्रू दिस पॉलिसी, कि कोई भी देश हो, जब तक स्पोर्ट्स कल्चर ना हो, बढ़ावा नहीं मिल सकता स्पोर्ट्स को। वो स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए देयर इज़ लाइक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। इसमें फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया के जो इंडिसेस हैं हर एक लेवल पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, इंडिसेस ऐसे बने हैं, आप अपना फिटनेस चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि बेस है सारी चीज़ों का, स्पोर्ट्स पॉलिसी का इंटीग्रेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब किसी भी बच्चे का मानसिक और शारीरिक जो बढ़ावा होता है एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन कर रहा है, मानसिक बढ़ावा हो रहा है और शारीरिक उन्नति को हम छोड़ दें। तो इस पॉलिसी की सबसे मेन जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की है वो है उनका जो इंटीग्रेशन है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके थ्रू फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को स्ट्रेंथन किया जाए, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के कोचेस को स्ट्रेंथन किया जाए, स्कूल के साथ इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि ग्रास रूट पे हमारे पास क्वांटिटी होगी तभी क्वालिटी निकल के आएगी। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, दीज आर वेरी अट्रैक्टिव, और किसी भी डेवलप्ड देश की जो भी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उससे कम नहीं है ये स्पोर्ट्स पॉलिसी।
प्रभा जी, हमारा सौभाग्य है एक पद्मश्री खिलाड़ी हमारे जो है मध्य है, और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने खेल के माध्यम से, खेल के मैदानों के माध्यम से देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसमें से एक जो है आपको हासिल है। क्या कुछ आप देख रही हैं, जो संस्कृति की बात की जा रही है और 5 पिलर्स की भी बात की गई है, जब ग्रास रूट पर जो है खेल जाते हैं या खेलने के अवसर मिलते हैं या खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है, तब खेल संस्कृति का विकास होता है। क्या ये बात सही है? और क्या उन सब तत्वों को मजबूत करने का प्रयास ये नई खेल नीति करने वाली है? मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी और खेल मंत्री को भी मैं बधाई देना चाहूँगी कि 25 साल तक हम एक दूसरी पॉलिसी लाने के लिए इंतजार कर रहे थे, और ये बहुत ही एक ऐसा जैसे बताया इन्होंने कि हाँ जी, जैसे कि 5 पिलर्स इन्होंने बताए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बार ये पॉलिसी इस देश में खेल को मास तक लेके जा रही है, जन आंदोलन के रूप में इस पॉलिसी को लेकर आई हैं। आज हमारे देश में, जैसे पहले भी हम कहते थे, मंत्री जी से हम कुछ अवार्डी मिले थे, तो उस दिन उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मनसुख जी ने, कि हमारे मेडल ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। तो हमारा भी, जैसे हम भावुक होकर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उन्होंने डायरी में लिखने शुरू किए, तो उन्होंने जो लिखे वो यही थे कि हमारा जो ओलंपिक पोडियम है, बेसिक पूल है, वो हमारा बहुत छोटा है। हम ओलंपिक पोडियम तक का पूल हमारा 20,000 का, जबकि हम हर बार कह देते हैं कि इतने करोड़ की आबादी और मेडल जो है डबल डिजिट में नहीं पहुंचा ओलंपिक तक। तो वो जो बेसिक पूल थी, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़रूरत थी। आज जो स्पोर्ट्स कल्चर ये जो डेवलप करने जा रहे हैं, जन आंदोलन, और दूसरा ये है कि विकसित भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत की तरफ ये पहला कदम है। आज तक जो है व्यक्तित्व निर्माण है वो खेलों के माध्यम से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एक मेन थीम होता है, उसमें ये 5 क्वालिटी आती हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशली जो है बैलेंस होना चाहिए आदमी, उसको मेंटली अलर्ट होना चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, और उसको जो फिजिकली है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो 4-5 क्वालिटीज़ हैं वो हमारे स्पोर्ट्स के माध्यम से डेवलप होती ही हैं। तो एक व्यक्तित्व का निर्माण, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो ना केवल खिलाड़ियों के अंदर ये पॉलिसी स्पार्किंग देगी, बेसिक पूल बढ़ेगा, और आने वाले समय में ओलंपिक पोडियम के जो हम सपने देखते हैं, क्योंकि टैलेंट का सही तरीके से जिस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे मास लेवल पर जो हमारा बेसिक पूल है वो लाखों की तादाद में जब खिलाड़ी निकल कर आएंगे, और सबसे बड़ा जो एक इसके अंदर है एजुकेशन के साथ है इंटीग्रेट करना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये कोलैबोरेशन की बात मैं भी उठाती आ रही थी, कई पोडियम से मैंने उठाई थी कि भाई हमारे एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आज हमारे एजुकेशन में खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि उसको एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसका माइंड बहुत शार्प होता है, और ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि उसकी एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है, और ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि वो खिलाड़ी की एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करे, क्योंकि आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें परफॉर्मेंस को क्रेडिट नहीं मिल रहा था। एक खिलाड़ी, मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी कि रेलवे में एक बच्चा हमारा अर्जुन अवार्ड ले गया, लेकिन ग्रुप सी में बैठा हुआ है, क्योंकि वो 10th पास है, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट पार विद जो दूसरे सब्जेक्ट्स में होते हैं, कोई ग्रेजुएट होके आ गया, तो उस बच्चे को वहां पे लेवल नहीं मिला था। आज हमारा उस अर्जुन अवार्डी को जब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेस पे क्रेडिट मिलेंगे तो उसकी पॉलिसी एट पार हो जाएगी। तो एजुकेशन के साथ जो कोलैबोरेशन है ये एक बहुत ही हमारे देश में आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए एक पिलर साबित होगा, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड भी लेके जाएगा और एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। बिल्कुल त्यागी जी, यहाँ पर ये जो नई खेल नीति में मैं देख रहा था कि हमारे जो परंपरागत खेल हैं, जिनमें जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी प्रतियोगिता में उसको स्थान नहीं दिया जाता। खो खो का वर्ल्ड कप एक जो है कराया गया है हाल ही में, और उसके आप जो है न केवल साक्षी हैं, बल्कि आपने उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ये जो नई खेल नीति है, खो खो, कबड्डी जैसे हमारे पारंपरिक खेल भी हैं और जो है बहुत महत्वपूर्ण खेल भी हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन पाएंगे बहुत जल्द, या फिर बनाने का जो एक मार्ग प्रशस्त होगा, क्या आपको लगता है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो आज की सरकार है उसको मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने
जो नई खेल नीति लाए हैं, इस खेल नीति के द्वारा जो चीज़ें एक्चुअली खिलाड़ी को चाहिए, जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए, वो सभी इसमें हैं। लेकिन खेल नीति बनाने से कोई चीज़ डेवलप नहीं होती। खेल नीति को इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट के साथ साथ उसकी सुविधा, जैसे स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर प्ले फील्ड, दूसरी चीज़ आएंगी, तो तभी ये खेल नीति का एक अच्छा जो फ्रूटफुल है रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा, यदि सपोज खेल नीति इतनी सुंदर बना दी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारी अपनी चीज़ें जो हमारे देश से बनी हुई हैं, जो हमारा अपना एक धरोहर है, उसको हम विदेशों में ले जाएं। लेकिन उसे ले जाने के लिए जो आज हमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ लोग हैं। मान लो कोई व्यक्ति ओसी में बैठा हुआ है और वो भारत के खेलों को बढ़ाने के लिए अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे लोगों पर भी हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। उनको हमें देशद्रोह तक का उन पर मुकदमा चलाना पड़ेगा, जिससे उन्हें ये लगे कि हम जो अपनी चीज़ हैं, हमारी धरोहर है, उसे ऊपर ले जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खो खो ही नहीं, बल्कि जो हमारे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हैं, मास पार्टिसिपेशन है, जिसके अंदर योगा हो जाता है, मलखम है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ऐसे खेलों को अगर हम मास पार्टिसिपेशन में ले जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा पूल मिलेगा। और यदि ये पूल हमें मिलता है तो उससे हमें टैलेंट आएगा, और टैलेंट आकर के तभी हम ओलंपिक में जा सकते हैं। अगर हम खाली ओलंपिक का सपना देखें और खाली हम 20,000 बच्चों पर ही आधारित रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस महाकुंभ के अंदर ऊंचे उठेंगे। आप दूसरे देशों को देखिएगा, आप साउथ कोरिया है, आज वो करोड़ों रुपया केवल अपने मार्शल आर्ट्स पे खर्च करता है, ताइक्वांडो पे खर्च करता है। उन्होंने अपने जितने भी एम्बेसडर्स हैं, मैंने तो इंडिया में अभी देखा है, मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, उनके एम्बेसडर जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसमें ताइक्वांडो को सबसे आगे रखते हैं। चाइना है, ऊशू को आगे रखता है। लेकिन भारत में मुझे दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूं कि हमारा अपने खेलों को बढ़ाने के लिए कोई भी आदमी आगे नहीं आता। अभी एक छोटा सा मैं और बता दूं, उसके बाद खेल नीति है, क्या वो हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देगी? सर, जो इसमें लिखा है उसमें इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का, मैं तभी कहा कि जो आज हमारी सरकार है उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को बढ़ाने का इसमें प्रावधान रखा है। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसको ध्यान नहीं दे रही हैं। यानी कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, उनके क्या सवाल हैं? जल्दी जल्दी छोटे छोटे बोलिए, माइक तो ले रखा है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा आपसे ये सवाल है सर कि मैं भी एक खो खो प्लेयर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो एक खो खो गेम है, इसको अभी ज़्यादा ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी किसी को भी बताता हूँ कि मैं खो खो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो बोलता है खो खो ये कौन सा क्या गेम है खो खो। कोई भी जिसको भी बोलूँगा कि खो खो, कोई बोलता है कोई खो खो कोई गेम है। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा समय आए कि खो खो को भी पूरी दुनिया जाने, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा खो खो के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने खो खो जो है वो वर्ल्ड कप कराया, जिसमें 900 मिलियन लोगों ने लाइक किया। लेकिन उसके लिए हमें सरकार का, स्टेट सरकार का और जो पत्रकार बंधु हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत अहमियत रोल अदा करती है। तो जब तक इन लोगों में इस चीज़ का बढ़ावे के लिए नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ पाएगी। हाँ, क्योंकि खो खो से जुड़े हुए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, तो खाली ये खो खो केंद्रित ना हो जाए। ये नई खेल नीति क्या है उससे जुड़ी हुई, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी जो मैडम ने बताया, पूनम मैडम ने, कि 5 पिलर्स हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा इस नीति में जो सबसे पहले देखा गया कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकलेगी कहाँ से, ग्रास रूट लेवल से अगर वो निकलेगा तो मैं कह सकता हूँ 4 पिलर्स होते हैं, 4 P होते हैं, जिस पे एक स्कूल आधारित है। और उसमें हम सबसे पहले जो रोल लेते हैं बच्चों का, पीपल्स होंगे, उसका वो PN है, वो टाइम पे बेल बजाएगा, देन फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और टीचर का फिजिकल एजुकेशन बड़ा रोल रहता है। और जब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए यहाँ प्रमोशन की बात की जा रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या लेवल रहना चाहिए जो बच्चे का, हमें नर्सरी लेवल से स्टार्ट करें इन गेम्स को, या क्योंकि टॉप्स में भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है, तो इस पिलर के लिए आप कुछ बताएंगे जरा? जी, अब जैसे आपका बहुत अच्छा पॉइंट है ग्रास रूट से, चलो ताली तो बजा दें। जैसे किसी भी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बॉक्सिंग हो, टीम गेम हो, कबड्डी हो, खो खो हो, एथलेटिक्स हो, एक ब्रॉड बेसिंग होता है।
हमारी पुरानी पॉलिसी में 2001 में ब्रॉड बेसिंग था, बट इस पॉलिसी में स्मार्टली ब्रॉड बेसिंग है। उसमें क्या है, अब जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें पूरे इंडिया से 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स को लिया जाता है अलग अलग गेम्स के, जैसे बॉक्सिंग में 180 है, रेसलिंग में 160 है, उनको 10,000 पर मंथ स्टाइपन दिया जाता है एट द एज ऑफ कि वो सब जूनियर्स में परफॉर्म कर रहे हैं 10-11 साल में। तो अब जब ग्रास रूट्स की बात आती है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए, अच्छा कोच भी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आजकल तो स्पोर्ट्स साइंसेज का सपोर्ट भी जो साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और पीपीपी मॉडल पे बहुत काम किया जा रहा है। आप मैं एग्जांपल दूंगी आपको एसटीसी हिसार का, वहाँ जेएसडब्ल्यू जो प्राइवेट सेक्टर से है, साई, वहाँ मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे रेसलिंग, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स के इंटरनेशनल प्लेयर्स निकल रहे हैं जूनियर लेवल से ही। सो जो ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो सारा टीम वर्क है, अब जैसे आप अगर खो खो को जानते हैं तो वो टीम वर्क है सारा, तो और मेरा पर्सनली मानना है सरकार, समाज और बाजार में स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप, इनका समन्वय होके किसी भी देश में, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो, स्पोर्ट्स कल्चर आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ये जो है पूनम जी की जो भाषा है ना, वो जो है एक प्रबंधक वाली भाषा है बहुत। जी जी, मैं इस पे एक जवाब जरूर आपको देना चाहूँगी। पहले जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई एम ए प्रोफेसर, और फिजिकल एजुकेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को क्या होता था इससे पहले कि चौकीदार के रूप में यूज़ किया जाता था। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता था और डिसिप्लिन में लगा दिया, गेट कीपर लगा दिया, ये चेक करो वो चेक करो। तो जो एक इस पॉलिसी से एक जो बूम आएगा, फिजिकल एजुकेशनिस्ट को अलग रास्ता दिया जा रहा है, उसको उस लेवल पे, जब खिलाड़ी की हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से वो स्कूल लेवल पे हमारे खिलाड़ी निकलने बंद हो गए थे, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक पीरियड दे दिया, 0 पीरियड था वो भी खत्म हो गया था। तो ये जो अब एक बूम आएगा इससे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को, योग को, स्पोर्ट्स को और हमारे इंडिजिनियस गेम्स को यहाँ पे एक अलग धरातल पर लेके जाने का रास्ता मिला है। तो इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एक बिल्कुल एक जो छोटी एज होती है जहाँ से केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर ही उन बच्चों के साथ अटैच्ड होते हैं स्कूल्स में, तो वो एक यहाँ से बूम आएगा। डेफिनेटली उनके अंदर जो बच्चे टैलेंट, हम बेसिक टैलेंट देखना चाहते हैं, वो हमें स्कूलों से ही मिलते हैं, और वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को एक रास्ता मिलेगा। जी नारी शक्ति यहाँ पर विशेषज्ञ के तौर पर तो हमें नई पॉलिसी के बारे में बता रही है, यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछने वाली हैं। जी माइक आपके पास, पूछ लो। हाँ, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि यहाँ पे जो नई खेल नीति में आया कि ग्रामीण खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि सर ने भी बताया, त्यागी सर ने, कि अगर हमारे ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जाता है तो हमारे देश के मेडल इतने आएंगे कि जिसका हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अन्य देशों में भी है। लेकिन जैसे कि सर ने भी बात की कि स्टेट और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलैबोरेशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे खो खो गेम ही ले लीजिए या कबड्डी ले लीजिए, कई जैसे महाराष्ट्र स्टेट में उनको जॉब दिया जा रहा है, कई स्टेट में नहीं दिया जाता है। अब हमारे यहाँ राजस्थान में देख लीजिए, बॉक्सिंग है, ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या है कि गर्ल्स बॉक्सिंग में राजस्थान सरकार उनको टीएडीए नहीं देती है। तो उन लोगों ने जब कभी भी अपना 2% कोटा लेने के लिए नौकरी में अप्लाई किया, तो वहाँ से ये आया कि आपको ये सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवाना होगा कीड़ा परिषद से, राज्य कीड़ा परिषद से। अब उन्होंने उस सर्टिफिकेट को ये कह करके वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि इन्होंने टीएडीए प्राप्त नहीं किया है, इसलिए इनका सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो कई बॉक्सिंग प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक में भी मान्यता प्राप्त है, जिस गेम को मैरी कॉम जी ने भी मेडल लिया है। तो कई बार ऐसी हमें समस्या देखने को मिल जाती है कि जो गेम स्टेट गवर्नमेंट में उनको मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और कई गेम में जैसे महाराष्ट्र सरकार खो खो को इतना बढ़ावा दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में या अन्य स्टेटों में ओलंपिक में नहीं है। मैं तो इसी क्या पे इनको बढ़ावा मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपका क्या नाम है? सुष्मिता। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, और इस पे मैं एक सलाह भी सरकार को भी देना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डबल पॉलिसी चलती है। एक कंकरेंट लिस्ट विषय है जो हमारी कंकरेंट लिस्ट में है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजन ले सकते हैं और सेंटर भी। एक थोड़ी सी सलाह ये है कि स्पोर्ट्स को कंकरेंट लिस्ट से हटा के सेंट्रल लिस्ट जो संघ की नीति है उसमें डाला जाए, क्योंकि खिलाड़ी कई बार ये होता है कि ओलंपिक में मेडल लेके आता है, हरियाणा उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है दूसरे स्टेट में, तो ये खिलाड़ियों के अंदर एक कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने वाली सिचुएशन होती है। इसको भी आगे इंक्लूड किया जाए ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी पॉलिसी हर स्टेट फॉलो करे।
और जो गेम सेंटर में एफिलेटेड है उनको हर स्टेट को मानना पड़ेगा। तो ये एक सेंट्रल विषय है। दूसरा ये है कि आज खिलाड़ी, जैसे आपने बात उठाई कि राजस्थान में या डिफरेंट हर स्टेट में अलग अलग स्पोर्ट्स को, जैसे हरियाणा ने क्या किया हुआ है कि खिलाड़ी की ग्रेडेशन करते हैं, कि उन्होंने ग्रेडेशन में ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है, उनको एक लिस्ट बना दी, केवल उन्हीं खेलों को ग्रेडेशन दिया जा रहा है। लेकिन मेरा विषय ये है कि हमारे वो खेल जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओलंपिक में हमारा भारतीय खेल है वो एक कुश्ती को छोड़ के कोई नहीं है। तो हम अपने भारतीय खेलों को, चाइना अकेला अपने इंडिजिनियस गेम से 49 मेडल लेके चला जाता है, हमारे अदर कंट्रीज भी अपने अपने कंट्रीज के गेम्स को वहां लॉबिंग करके एंट्री करा जाते हैं ओलंपिक में। भारतीय खेल है वो भी लॉबिंग करके, मलखम, योग से हम अकेले 25 मेडल ला सकते हैं अगर योग की वैरायटी कर दे तो। दूसरा हमारा कबड्डी है, खो खो है, मलखम से हम 7-8 मेडल ला सकते हैं। हमारे इन खेलों को इस समय पर मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नीता जो अंबानी, हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चलती है लॉबिंग से, और हमारी लॉबिंग में जो एक सबसे सिद्धस्त लेडी वहां पे बैठी हुई है, लॉबिंग करके हमारे इन खेलों के कम से कम 40 मेडल हम ला सकते हैं, इंक्लूड कराया जाए, ताकि हमारे भारतीय खेल देखने को मिले। और 36 ओलंपिक के लिए जो ये आज बेस बना रहे हैं, मैं 100% कह सकती हूं कि हमारे 40 मेडल तो हम यहां से निकालेंगे और 36 का ओलंपिक हमें मिल जाता है। तो इस पॉलिसी से हमारा बेसिक लेवल, जो बेसिक पूल बढ़ेगा, मास जो है एक जन आंदोलन के रूप में खेल निकल कर आएगा। इस पॉलिसी का फिर मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरा क्वेश्चन पूनम मैम से है। जैसा कि बताया आपने कि 25 साल की मेहनत के बाद इतनी बेहतरीन नीति अभी आई है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस नीति में ऐसे कौन से फीचर रहेंगे जिससे, अभी इस नीति में एक और बात कही गई है कि कल्चरल स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा जो इंटरनेशनल तक पहुँचेगा, पर इसमें ऐसे कौन से फीचर रहेंगे जिससे कि हमारे इंडिजिनस गेम जैसे कि खो खो हो गया, कबड्डी हो गई, तो उसको ओलंपिक तक पहुँचाने में ऐसी कौन सी हेल्प की जाएगी जिससे वो आगे तक पहुँच पाएगा? किसी भी गेम को ओलंपिक तक जाने के लिए ना रास्ता होता है। आपकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसके बाद एशिया लेवल की आपकी कॉन्फेडरेशन है, देन वर्ल्ड लेवल की बॉडी होती है, तो उसके बाद फिर वो आईओसी में जाते हैं प्रपोजल्स, और फिर कितने देशों में कितना गेम खेला जाता है, कितना एशियन चैंपियनशिप में कितना कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कितना कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत योगासना, मलखम, इससे ऑलरेडी शुरू हो सकती है। अगर आप गुजरात के नेशनल गेम्स देखो जो अभी 2 साल पहले हुए, उसमें योगासना को मेन सेंट्रलाइज्ड स्पेकुलेशन मिला था, इसी कारण वो इंडिया में शुरुआत हो चुकी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और वो धीरे 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 2036 तक, जैसे कि मैम ने भी बताया, वो सपना पूरा होगा। और जहाँ तक इस पॉलिसी की बात है, कोई भी पॉलिसी बनता है उसका वे फॉरवर्ड होता है। अगर जैसे अब स्टेट और नेशनल पे डिफरेंस की बात आ रही थी, तो दिस पॉलिसी इज़ लाइक अ मॉडल पॉलिसी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। तो इस पॉलिसी को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक पॉलिसी बना के सेम स्टेप पे चल सकती है। और फिर इस पॉलिसी की जो आप मेन बातें पूछ रहे हैं, पीपीपी मॉडल है, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, सीएसआर फंडिंग इतना आ रहा है आज के दिन, आरईसी है, एनटीपीसी है, दे आर सपोर्टिंग बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन गेमों को लाइक 5-5 साल के लिए गोद ले रहे हैं, 15-15 करोड़ पर ईयर दे रहे हैं, और उससे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। देन आफ्टर दैट जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में हमारा एक लीगल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड इन सब चीज़ों से ऊपर एक नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। जैसे आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े आप जानते होंगे, एनएसआरएस है, नेशनल स्पोर्ट्स रेपोजिटरी सिस्टम है जो, और फिर उसके बाद जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बन रहे हैं, जो हर एक गेम के लिए एक बेंचमार्क सेट हो रहे हैं कि भी आप खेलो इंडिया एथलीट हैं, अगर आपका स्पीड के टेस्ट का ये है तो यू कैन बिकम ए खेलो इंडिया एथलीट, इंड्योरेंस का लेवल इतना है, और वो सब बेंचमार्क्स हैं, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब रोल मॉडल तो ये पॉलिसी बन जाएगी, एक होल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है ये, मतलब पूरी गवर्नेंस की होल ऑफ आप इसलिए लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोलैबोरेट करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं नेशन का। तो होल सोल में दिस इज लाइक विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन स्पोर्ट्स राइट नाउ, और इसमें बढ़ावा देने के लिए ये सब टीम वर्क है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं त्यागी जी? मेरा कहना यह है कि जैसा इस न्यू पॉलिसी के अंदर साइंटिफिक और इसके बात की गई है, वाकई विदाउट साइंटिफिक सपोर्ट के कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ता। मेरा ये मानना है कि हमको, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, जैसे मैं आपको फूड वैल्यूज़ का ही बताता हूँ। आज हम लोग जो है इंटरनेशनल जितने भी कंपटीशन होते हैं, दूसरा होता है, उसमें हम लोग
बटर स्लाइस वगैरह खाते हैं। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि भाई हमारा जो अपने इंडिजिनियस स्पोर्ट्स मतलब खाना है, रीजनल फूड्स है, उसमें हम उतनी कैलोरीज फिट करें जिससे कि जो जिस गेम के लिए रिक्वायरमेंट्स है उसको उसमें हम ऐड कर सकें। तो इस तरह का अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ना है, या बायोमैकेनिकली है, बायोमैकेनिकली में जब सपोज एक खिलाड़ी है जिसका पैर पंजा राइट में जाता है, लेफ्ट पंजा लेफ्ट में जाता है, उसके ऊपर हमारे ऊपर वर्क करना चाहिए जिससे उसका स्पीड बढ़ाने के लिए उसका एंगल्स और फोर्स सीधा जाए। तो इस तरह का अगर ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये न्यू पॉलिसी है ये बहुत सक्सेसफुल होगा और हम मेडल में भी जाएंगे। जल्दी जल्दी 2-3 सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय जो है समाप्त हो रहा है जी। मेरा नाम विनय कुमार जायसवाल है और मैं एक इंटरनेशनल कोच हूँ। मैम से मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने बोला कि नई पॉलिसी में हम नेशनल एजुकेशन के साथ काम करेंगे, तो जैसा कि मैंने पढ़ा भी है और अब मैं भी एक कोच हूँ, देखा हूँ कि नेशनल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात आती है कि वो ग्रास रूट लेवल पे वो करता है, बट वो चीज़ जैसा कि मैम ने भी बताया कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं होती है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बहुत से ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं कि उनको वो क्या है कि पढ़ाई में ही मतलब वो होते हैं, बट वो इस तरीके की नहीं होते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल या बेस दे पाएँ। तो इस नई शिक्षा नीति में जो मतलब बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन के साथ काम करेंगे, तो क्या इसमें कोलैबोरेशन रहेगा एक कोच और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ, क्या इस तरीके से इसको होगा? या अगर ग्रामीण की अगर हम बात करें, ग्रामीण खेल इंजीनियर्स स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, बट वहाँ पे वो कोच या वो फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं मिल पाता है जिससे उस बच्चों को तैयार किया जाए। तो इस नई शिक्षा नीति में किस तरीके से इस पे काम होगा, ये जानना चाहता हूँ। आप भी और कौन? एक मैं पूछना चाह रहा था, इसमें जो एक पिलर है कि आर्थिक विकास के लिए खेल, हाँ जी। आर्थिक विकास के लिए खेल किस तरीके से, मतलब जिस तरह देखा है हमने कि कुछ खेल हैं जिनको कि स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, लेकिन बाकी खेल हैं जिनको कि तरसना पड़ता है कि मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और वो अपने को डेवलप नहीं कर पाते। तो इस नीति से किस तरीके से हम अपने दूसरे खेलों को जो आर्थिक रूप से जो समस्या आती है उसका हल कर पाएंगे? जी, और कोई पीछे से माइक देना। नमस्कार, मेरा नाम रेहाना है और मैं खो खो की नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम बेस की बात करते हैं, अगर हमें खिलाड़ी निकालना है तो स्कूल से ऑब्वियसली एक बेस अगर होगा वो तो स्कूल से निकलेगा। लेकिन स्कूल में हमने देखा है जैसे कि खिलाड़ियों के ऊपर एक एजुकेशन का भी प्रेशर होता है, गेम का भी प्रेशर होता है, आपने देखा होगा। तो कुछ टीचर्स होती हैं उनको जो प्रेशर डालती है कि आप एजुकेशन की तरफ आओ, और फिजिकल टीचर जो होता है उनको प्रेशर डालते हैं कि आप गेम की तरफ आओ। तो जो बच्चा जो होता है ना वो बहुत कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं किस साइड जाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि आप एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, खेल चलो छोड़ो, आप खेल क्या ही करना है। तो इस चीज़ का मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से हम बच्चों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखेंगे ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, तो ताकि हमें एजुकेशन भी और स्पोर्ट्स भी दोनों को एक बैलेंस रखा जाए। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हैं और चूंकि समय समाप्त हो रहा है, एक एक टिप्पणी जो है तीनों जो है सवालों पर जो है आपसे मैं लेना चाहूंगा एक एक। जी जल्दी पहले जो उन्होंने कहा कि जो है खेल पॉलिसी और जो है हमारी जो है शिक्षा नीति उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि पैसों की कमी जो है बहुत सारे खेलों में है, और तीसरा सवाल बहुत इन दोनों का सिमिलर ही क्वेश्चन है ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए। जो इंटीग्रेशन नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करवाना। अब जैसे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। जो फिजिकल एजुकेशन है वो उस लिमिट तक ना रहे, जैसे कि मैम बता रहे थे कि भी आपको गेट पे कीपिंग करनी है और बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और इसी चीज़ के लिए आप देखेंगे NIS में एंट्री गेट है जो डिप्लोमा करने के लिए, और जो BSc स्पोर्ट्स साइंसेज और BSc स्पोर्ट्स कोचिंग करने के लिए जो एंट्री गेट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है। पहले डिप्लोमा 2010 में 10-12 एक डिसिप्लिन में करते थे, आज के दिन 100-110 जो कोचेज़ बनते हैं हर एक गेम के। तो वो जितना ज़्यादा कोचेज़ उतने ज़्यादा फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उतनी ही जगह होंगी। और जो सर का क्वेश्चन है इकोनॉमिक, उसके लिए अब PPP मॉडल पे जो मैं आपको एग्जांपल दिया, दूसरा CSR फंडिंग, लिटरली CSR फंडिंग इतना आ रहा है अभी स्पोर्ट्स में। और फिर ये टॉप्स की जो स्टाइपन है, जो टॉप्स में आज के दिन बच्चा है उसको 50,000 पर मंथ स्टाइपन मिलता है। गेम के लिए आई एग्री विद यू, उसी को एक्सप्लेन वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टॉप्स अब तक था ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, अब एक नया डिवीजन है टैग,
टारगेट एशियन गेम्स, उसमें वो गेम है जिसमें एशियन गेम्स में हम अपना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कबड्डी और ये। उसके बाद टीम्स डिवीज़न है साई में, मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रही हूँ। टीम्स डिवीज़न में भी वो गेम है जैसे पैरालंपिक गेम्स हैं, और फिर उन अंडर डेवलप्ड स्पोर्ट्स को हेल्प करना, क्योंकि हर एक फेडरेशन की अलग अलग अपने लेवल की अलग हेल्प है। अब जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जो एडवांस स्पोर्ट्स हैं, उनको ABCD सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई फेडरेशंस ऐसी हैं जो अभी नई शुरू हुई हैं, उनको प्लानिंग, प्रीडाइजेशन, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म एथलीट ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान, वो सिखाने की आवश्यकता है। और फंडिंग भी जैसे जैसे एक स्पोर्ट्स डेवलप होता है, गवर्नमेंट उसी हिसाब से फंडिंग बढ़ाती जाती है। आपने जैसे बात की ना, NEP के साथ इन्होंने इंटीग्रेशन किया है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और उसमें फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस के सब्जेक्ट्स है। ये वेरिएशन में सब्जेक्ट्स डाल दिए गए ताकि एक खिलाड़ी को जो उसकी चॉइस का, उसको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको अखबार बाबर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खिलाड़ी है। उसको न्यूट्रिशन पढ़ने की जरूरत है, उसको बायोमैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत है, उसको स्पोर्ट्स साइंसेज के फिजियोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। तो जो चीज़ बच्चे के रिक्वायरमेंट है उसकी एजुकेशन को NEP के माध्यम से उस एंगल में लेके जाना कि ताकि वो अपनी पढ़ाई उस फील्ड में कर सके। अभी मैंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैथमेटिक्स ज़बरदस्ती पढ़ाया, मुझे वो साइन थीटा, कोस थीटा, बायोमैकेनिक्स कहीं नहीं काम आई, लेकिन आज जो है खिलाड़ी को उसका वो पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है जो उसकी अपनी उसमें काम आए, जो उसकी फील्ड में। इसी को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा ये है कि इस पॉलिसी के माध्यम से जब हम स्कूलों में उतार रहे हैं कि हर बच्चे को, छोटे बच्चे से ही हम तराश रहे हैं, उसको आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि टीचर वो एजुकेशन वाली उधर खींच रही है या स्पोर्ट्स वाली उधर खींच रही है। आपका यही सवाल था ना, तो वो एजुकेशन वाले वहाँ नहीं खींचेंगे। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है उसको स्पोर्ट्स की तरफ जाने का कोई बैरियर नहीं होगा, फ्री रास्ता मिलेगा। इस पॉलिसी का इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है कि बेसिक लेवल पे टैलेंट को, जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको स्पोर्ट्स में जाने दो, जो एजुकेशन का टैलेंट है उसको एजुकेशन में जाने दो। ये बचपन में ही टैलेंट को सर्च करके उनको रास्ता दिया जाएगा ताकि उसका होलिस्टिक और उसका रिक्वायर्ड, जहां उसका DNA उसको लेके जाता है वहीं तक जाना है। क्योंकि साइंटिफिक सपोर्ट जो उठ के आई है, साइंटिफिक सपोर्ट का मतलब ही ये है कि साइंस आपके बेसिक लेवल से काम करेगी। टैलेंट सर्चिंग में बेसिक जो है, आज हमारे यहाँ पे, मैं भी खुद एक DNA टेस्टिंग के माध्यम से टैलेंट सर्च पे हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चे को बचपन में ही हम ये बता दें कि ये बच्चा उस फील्ड में जाने के लायक है, उसके डायनेमिक क्वालिटीज अच्छी हैं, उसकी साइंटिफिक स्पोर्ट्स की क्वालिटीज अच्छी हैं, या उसकी वोकल क्वालिटीज अच्छी हैं, या उसकी रिदमिक क्वालिटीज अच्छी हैं। ये DNA से ही पता लग जाता है। तो बड़े छोटे लेवल से ही टैलेंट को हंट करके उसी एंगल में दिया जाएगा ताकि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए, ना पेरेंट्स कर सकेंगे और ना ही टीचर कर सकेंगे। ये आपके लिए एक रास्ता मिलेगा। खेल नीति जो है अभी इम्प्लीमेंट होगी और बहुत सारे जो है टर्न्स भी आएंगे इस दौरान, उस दौरान भी हम लोग फिर से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि इम्प्लीमेंट हो गई है उसके बाद क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं, लेकिन उस नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभिभावकों को सामने आना पड़ेगा, शिक्षकों को सामने आना पड़ेगा और शिक्षण संस्थानों को भी सरकारों का सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तभी भारत में राष्ट्रीय खेल नीति के साथ साथ खेल संस्कृति भी विकसित होगी। आप तीनों का विशेषज्ञ के तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला और जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर पूछे गए। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।